Hello everyone, welcome back. Myself Abhishri, and today we are going to start Nationalism in India Part 3. Part 3 के अंदर हम लोग कवर करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसके थ्री डिफरेंट स्टैंड्स, द मूवमेंट इन द टाउन्स, रेबिलियन इन द कंट्रीसाइड एंड स्वराज इन द प्लांटेशंस. So first we understand what is non-cooperation. Non-cooperation का मतलब क्या है? Non-cooperation का मतलब है कि cooperate नहीं करना, साथ नहीं देना. कहते नहीं हम लोग कि प्लीज मेरा साथ दो, प्लीज मेरा cooperate करो. तो वहां पे जब हम किसी का साथ नहीं देंगे तो what we should say non-cooperate कि वो इंसान हमारे साथ non-cooperate कर रहा है. मीन्स दैट मीन्स नॉन कॉपरेशन. तो गांधी जी की एक काफी फेमस बुक थी हिंद स्वराज जो 1909 में उन्होंने लिखी थी और उसके अंदर गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिश रूल स्टेब्लिश ही नहीं हो पाता अगर इंडियंस उनके साथ कॉपरेट नहीं करते तो उनका कहना यही था कि ब्रिटिश रूल स्टेब्लिश हुआ कॉज इंडियंस ने कॉपरेट किया, इंडियंस ने अपना कॉपरेशन दिया. अब वही ब्रिटिश रूल हम खत्म कर सकते हैं अगर हम नॉन कॉपरेट करें ब्रिटिश रूल के साथ में, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू हम उनके इस रूल को खत्म भी कर सकते हैं. साथ दिया तो वो आगे बढ़े, साथ छोड़ देंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे. तो ये शुरू हुआ कैसे? सबसे पहले लोगों ने गवर्नमेंट टाइटल्स देने शुरू कर दिए, सिविल सर्विसेज बॉयकॉट कर दी, छोड़ दी. आर्मी से लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू किया, पुलिस से बॉयकॉट, कोर्ट छोड़े, लेजिस्लेटिव काउंसिल से लोग नहीं जाने लगे, काउंसिल्स मीटिंग्स छोड़ दी, बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे थे, टीचर्स ने जॉब्स छोड़ दी प्रोफेसर्स की, फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करने लगे. बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे सपोर्टर्स के जो खिलाफ ओपोनेंट्स थे मूवमेंट के, उन लोगों के बीच में बहुत सारे कैंपेन्स हुए. पर फाइनली दिसंबर 1920 के में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया और ये कहा गया कि हम इसको स्टार्ट करेंगे. और जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों ही साथ में शुरू हुए. दोनों ही सोशल ग्रुप्स ने साथ में पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट पे. दोनों के ही अपने एक स्पेसिफिक एस्पिरेशन थे, पर ये था कि अगर दोनों साथ मिलके करेंगे तो हम इसको स्वराज कहेंगे, और स्वराज मीन्स कि हमें एक फुल इंडिपेंडेंस मिल सकती है. So now we come on the different stands within the movement. So first strand is the movement in the towns. फर्स्ट पार्ट है कि मूवमेंट का, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का टाउन्स में क्या असर पड़ा. तो टाउन्स में ये बेसिकली मूवमेंट है मिडिल क्लास लोगों के बीच में. मिडिल क्लास पीपल ने स्टार्ट किया इस मूवमेंट को, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स, इन लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स थे, जिन भी स्कूल्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी या जिन भी कॉलेजेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, उन लोगों ने उन स्कूल्स को छोड़ दिया. बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने स्कूल में जाके पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी. और इसका इकोनॉमिक फ्रंट जो पड़ा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, काफी ड्रामेटिक था. बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि अब इंडियन टेक्सटाइल मील्स, हैंडलूम्स स्टार्ट होने लगे, वो ग्रो हो रहे थे क्योंकि लोगों ने जो फॉरेन गुड्स थे वो बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. अब जब फॉरेन गुड्स बॉयकॉट करना शुरू किया तो जो इम्पोर्ट था, जो ब्रिटिश इंपोर्ट करते थे बाहर से फॉरेन गुड्स को, उस उसकी वैल्यू खत्म होने लगी. बिटवीन 1921 एंड 1922, इन 2 सालों में इसकी वैल्यू टोटली हाफ हो गई. अराउंड 102 करोड़ से वो 57 करोड़ के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फॉरेन ट्रेड की वजह से काफी नुकसान हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को. पर उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडियंस को फायदा हो रहा था, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, हैंडलूम्स को बहुत बेनिफिट हो रहा था. पर प्रॉब्लम क्या थी, ये मूवमेंट स्लो होने लगा धीरे धीरे. बात क्यों? क्योंकि वेराइटी ऑफ रीजंस आर देयर ऑल्सो. मूवमेंट अच्छा चला, अच्छा ग्रो हो रहा था, पर मूवमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल मिल से जो क्लोथ्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जो हैंडलूम से हो रहे थे, जो खादी क्लोथ्स थे, वो एक्सपेंसिव थे. वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे. फॉरेन गुड्स बहुत ही चीप रेट पे मिलते थे और सब लोग नहीं खरीद सकते एक्सपेंसिव क्लोथ्स उस टाइम पे. ऑलरेडी इकोनॉमिकल कंडीशंस लोगों की इतनी अच्छी नहीं थी. अब कुछ कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स ने चूज किया कि वो वापस गवर्नमेंट स्कूल जाएंगे, क्योंकि अब कब तक वो लोग अपने अपनी जॉब छोड़ के रहेंगे या बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे. कोशिश करी उन लोगों ने, बट ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया और फाइनली लॉयर्स ने भी बाद में जाके गवर्नमेंट कोर्स ज्वाइन कर ही लिए.
सो ये था टाउन्स में कैसा मूवमेंट रहा, कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या लोगों ने बॉयकॉट किया, फिर कैसे ये मूवमेंट स्लो डाउन हुआ। नाउ वी कम ऑन द सेकेंड पार्ट, रेबिलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में क्या क्या रेबिलियन हुए। अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में फैला। कंट्री साइड मतलब क्या, कि वो एरिया जो टाउन से थोड़ा सा हटके होता है, यानी कि थोड़ा सा बाहर का एरिया, जो ज्यादा डेवलप नहीं होता, वो एरिया है कंट्री साइड। अब यहाँ पे पीजेंट्स और ट्राइबल्स अलग अलग अपना उन लोगों ने डेवलप कर रखा था इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो इसी में ही पीजेंट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ ही, जिसमें ये पीजेंट मूवमेंट जो था वो तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में था। तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स कौन, जिन्होंने जमीनें दे रखी हैं लोगों को किराए पर, रेंट पे, कि आप मेरी जमीन पे खेती करो और फिर मुझे किराया दो। या जिन लोगों ने किसानों को यानी कि पीजेंट्स को पैसे दे रखे हैं खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, फॉर द एग्रीकल्चर। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, हाई रेंट्स मांग रहे थे पीजेंट से, वैरायटी ऑफ अदर चीजेस, हाई रेंट। तो इसकी वजह से अब पीजेंट्स की क्या डिमांड थी, कि रेवेन्यू कम किया जाए, एबॉलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बॉयकॉट। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बेगर। बेगर का मतलब है कि लेबर्स एट विलेजेस वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, जो बिना पेमेंट के लोगों से काम कराते थे। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, तालुकदार थे, जैसे कोई अब उनका पैसा नहीं चुका पाया तो उनसे वो काम कराएंगे और उनको इन रिटर्न कोई पैसे नहीं देंगे। दैट इज बेगर। इसके अलावा ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे, अगर वो काम नहीं करेंगे या वो पैसे नहीं देंगे तो उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे पीजेंट्स का। तो इन सब की वजहों से पीजेंट मूवमेंट शुरू हुआ था वहां पे, और उन लोगों का ये कहना था कि इन सब के खिलाफ हम ये मूवमेंट को स्टार्ट करें। अब जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में वो अलग अलग गांव में गए, अवध के अलग अलग गांव में गए उन लोगों का दुख समझने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अक्टूबर में along with a few others, उनके साथ में कुछ और भी लोग साथ में जुड़े और उन लोगों ने मिलकर एक और किसान सभा बनाई विद इन अ मंथ, एक महीने में, जिसकी कम से कम 300 ब्रांचेस हर जगह पे बनाई गई। अब 1921 में पीजेंट मूवमेंट फैला, अच्छे लेवल पे फैला। जो घर थे तालुकदार्स के, जो मर्चेंट्स के घर थे, उस पे लोगों ने अटैक शुरू कर दिया, बाजार लूटने शुरू कर दिए। जो ग्रेन बोर्ड से जो ग्रेन्स रखे रहते थे उनके घर में बोरी बोरी भर के, वो सब उन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। शॉप्स उन्होंने पिकेटेड करना शुरू कर दिया, यानी कि हमला कर दिया। और पूरी तरह से तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स इस वजह से डर गए और भाग के अपने घर से भाग के दूसरी जगह जाने लगे। पर इसमें गवर्नमेंट ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई पीजेंट्स का, क्योंकि जो तालुकदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे वो इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को। तो ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला पीजेंट्स को गवर्नमेंट से। ऑलरेडी और किसान सभा बनाई गई, पर इसके बावजूद ज्यादा सपोर्ट ना मिलने की वजह से पीजेंट्स खुश नहीं थे कांग्रेस पार्टी से, यानी कि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की, जो लड़ रही थी इंडिया के साइड से ब्रिटिशर्स से। देन उसके बाद अर्ली 1920s में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट भी शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के गुडन हिल्स में। काफी फेमस मूवमेंट था ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तब जब गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को बंद करना शुरू कर दिया था, फॉरेस्ट एरियाज को बंद करना शुरू कर दिया था और लोगों को कहा था, जो भी ट्राइबल पीपल से, कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, आप वहां से सामान नहीं इकट्ठा कर सकते हो, आप अपने लाइवलीहुड का कोई सामान नहीं लोगे। अब ट्राइबल पीपल की तो लाइफ ही फॉरेस्ट है, उनका तो सारा लाइवलीहुड फॉरेस्ट की वजह से है। तो सब कुछ इफेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से वो लोग भी काफी गुस्से में आ गए। और फाइनली जो वहाँ के हिल पीपल्स थे, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया, उन्होंने लड़ाई करी, गुरिल्ला वॉरफेयर किया। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि आप एक बहुत ऊंचाई पे जाके छुप जाते हो और छुप के फिर उनपे वॉर करते हो। पुलिस पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया। और इसको लीड कर रहे थे वहां के एक बहुत ही फोक हीरो अलूरी सीताराम राजू, जिनको माना गया था कि उनके पास गॉड की बहुत ही स्पेशल पावर्स है। तो उनको वहां के लोग गॉड की तरह मानते थे, वो जो कहते थे लोग वो करते थे एग्जैक्टली। और उन्हीं के लीड में, उन्हीं के लीडरशिप में ये वॉरफेयर हुआ था। और उसके बाद
वॉरफेयर के बाद राजू को पुलिस ने पकड़ लिया था 1924 में, अलूरी सीताराम राजू को, और पकड़ के उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था। जिसके बाद अभी तक वो एक फोक हीरो के नाम से वहां पे जाने जाते हैं। Now comes on the third strands, which is Swaraj in the plantations. Plantations, प्लांटेशन, स्वराज इन द प्लांटेशंस में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे अपने लिए अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। अब फॉर प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें असम में, स्पेशली ये चीज असम में हुई थी। फ्रीडम उनका, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि कैसे हमें हक मिले कि हम फ्रीली कहीं भी घूम सकें, अपने गांव जा सकें, क्योंकि प्लांटेशंस के अंदर क्या रूल था कि एक बार वहां पे प्लांटेशन वर्कर्स को ला दिया गया तो उनको विदाउट एनी परमिशन उनको वहां से जाने की इजाजत नहीं थी, और उनको परमिशन मिलती भी नहीं थी कि वो अपने गांव जा सके। सालों सालों जाते थे वो लोग, अपने घर नहीं जाते थे, और वहां पे बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह बिल्कुल काम उनसे करा रहे हैं, कोई उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो वहीं एक जगह बंद के रह गए हैं। तो उनके लिए आजादी का मतलब यही था कि हम कैसे फ्रीली मूव कर सके, बाहर जा सके, अपने गांव जा सके। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को इजाजत नहीं थी कि वो टी गार्डन छोड़ सके विदाउट एनी परमिशन। जब उन लोगों ने नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट बात सुनी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो उनको लगा कि ये हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी इसका पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने एकदम से प्लांटेशन छोड़ने का फैसला कर लिया। अब सब इकट्ठा हुए और सब लोगों ने लड़के प्लांटेशन छोड़ने वहां से भाग गए, प्लांटेशन से। एक साथ थे तो भागना इजी था, सब भाग गए और घर की तरफ भागने लग गए। पर अनफॉर्चुनेटली वो कभी अपने डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पाए, वो अपने घर पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि रास्ते में, जिस भी रास्ते से वो गए, फ्रॉम स्टीमर स्ट्राइक माने कि रिवर्स के थ्रू, या देन उसके बाद रेलवे स्टेशन भागे ट्रेन पकड़ने के लिए, जिस भी रास्ते से गए उस रास्ते पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया। बहुत मारा बेचारों को, कुछ लोगों को तो मार ही दिया गया या जेल में डाल दिया गया, और वापस पकड़ के वो लोग प्लांटेशंस में ले आए। तो ये थी प्लांटेशन वर्कर्स की कहानी। अब इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था 1922 में, क्योंकि चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट जो कि एक गोरखपुर में पड़ती है, वहां पे एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन जा रहा था। वहां पे अपनी रैलीज निकल रही थी, और वहां पे उन लोगों की पुलिस से वो लोग भिड़ गए, पुलिस से आपस में क्लैश हो गया, वॉयलेंट क्लैश हो गया वो। पुलिस ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, और उन जो वहां पे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रैलीज निकाल रहे थे, जो डिमॉन्स्ट्रेशंस निकाल रहे थे बाजार में, उन लोगों ने पुलिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये इस वॉयलेंट क्रैश की वजह से, इस वॉयलेंट क्लैश की वजह से गांधी जी ने कहा कि ये वॉयलेंट होने लगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चाहिए था हमें, शांति से चाहिए था उनको, कोई लड़ाई नहीं चाहिए थी। पर ये लड़ाई हुई और ये वॉयलेंट क्लैश उनको नहीं सही लगा, तो उन्होंने कहा कि ये वॉयलेंस पे जा रहा है और वॉयलेंस हमें नहीं चाहिए, हमें नॉन वॉयलेंस पे ही रह के अपनी आजादी पानी है। तो उन्होंने वहां पे इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप लोगों को समझ में आया होगा ये। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।